मैम बात करते हैं आरटीआई कानून की, तो किस तरह से ये आम आदमी के हक में काम करता है। मैम अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें सूचना समय से नहीं मिलती है, विभाग डेटा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो क्या इसमें विभाग की टाला मटोली या फिर कोई खामी मानी जाएगी। मैम आरटीआई की को लेकर ब्लैकमेलिंग की अक्सर शिकायतें आती हैं, कहा जाता है कि लोग सूचना लेने के लिए कम और ब्लैकमेलिंग के इरादे से ज्यादा जो है इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्या मानते हैं। तो अगर जैसे कोई टीचर है और उस टीचर का डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो शिक्षा विभाग से अगर उसका पति मांगता है कि मेरी पत्नी को कितनी तनख्वाह मिलती है, तो ये जरूरी नहीं कि विभाग उनको दे दे। मैम आपको लगभग 1 साल पूरा होने को है, तो आपको लगता है कि विभागों की जो सुस्त कार्यप्रणाली थी जवाब देने के मामले में आरटीआई के, उसमें कुछ तेजी आई है। तो जो नागरिक अगर कोई पिथौरागढ़ के दूरस्थ ब्लॉक में बैठा है या चमोली या उत्तरकाशी में है, तो उसको फिजिकली आयोग में नहीं आना पड़ता। वो अपनी एप्लीकेशन भेजता है और उसमें वो हाइब्रिड मोड ऑप्ट करता है, तो वो ऑनलाइन उनकी सुनवाई हो जाती है। तो आज से हम लोगों ने नया सिस्टम शुरू किया है कि कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन लेके सुनवाई में नहीं आएगा, फ़ोन बाहर जमा हो जाएगा और फिर उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका भी फ़ोन का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसमें सुधार आए और अच्छे से सुनवाई हो और नागरिक को जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाए। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूचना के उस अधिकार की जो आम आदमी को उसके हक का हथियार दिलाता है, उसके हक के हथियार के रूप में काम करता है। आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त के पास। जी हाँ, राधा रतूड़ी मैडम, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं और मैडम का कार्यकाल इतना बेहतर रहा कि 2 बार मैम को मुख्य सचिव रहते हुए एक्सटेंशन भी मिला और अब मैडम पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है और लगभग मैडम का 1 साल का कार्यकाल नजदीक है जो कि पूरा होने को है। तो सबसे पहले तो हमारी नौनी बुआरी सीरीज में, क्योंकि मैडम उत्तराखंड की बुआरी है खास करके, तो उत्तराखंड की हमारी नौनी बुआरी सीरीज में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी, आपने हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाया है अपने प्लेटफॉर्म पे, और आपकी जो नौनी बुआरी सीरीज है बहुत ही रोचक है और महिलाओं को बहुत सशक्त करता है। आपके सूचना आयोग में आने पे बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मैम बात करते हैं आरटीआई कानून की, तो किस तरह से ये आम आदमी के हक में काम करता है। आरटीआई का जो कानून है ये 2005 में बना था और ये इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कह रहे थे कि क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो लोग है, हम लोग, जैसे हमारा जो संविधान है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्होंने अपने आप को ये संविधान दिया है और एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र में सबसे सशक्त जो ग्रुप है वो नागरिकों का समूह है। तो नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कानून, जिसमें किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी सरकारी उपक्रम से कोई भी नागरिक सूचना मांग सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने शुरू में ही कहा, ये एक औजार है या हथियार है जो नागरिकों को सशक्त करता है। जी मैम, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें सूचना समय से नहीं मिलती है, विभाग डेटा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो क्या इसमें विभाग की टाला मटोली या फिर कोई खामी मानी जाएगी। इसमें जो आरटीआई एक्ट है, जो अधिनियम है सूचना का अधिकार का, वो बहुत ही छोटा सा अधिनियम है, उसको कोई भी नागरिक आसानी से पढ़ सकता है, सरल भाषा में है। उसमें हर चीज के लिए टाइमलाइंस फिक्स्ड है। जो लोक सूचना अधिकारी है उसको कोई भी नागरिक एप्लीकेशन दे सकता है आरटीआई में, 10 रुपए का वो लगाते हुए, एक एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए का चार्ज होता है और उसको 30 दिन में उसको सूचना देनी है, वो टाइम बाउंड है। 30 दिन में अगर सूचना नहीं मिलती तो फिर वो प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाता है। प्रथम अपीली अधिकारी को भी उसके बाद 60 दिन में उसका निस्तारण करना है। नहीं होता तो फिर वो द्वितीय अपील में हम लोगों के पास आता है, सूचना आयोग में। यहाँ पे 5 आयुक्त हैं मुझे मिलाते हुए, तो 5 अलग अलग कोर्ट चलते हैं यहाँ पे, उसमें फिर उनकी अपील सुनी जाती है और उसमें निर्णय होता है।
तो मैम आपको लगभग 1 साल पूरा होने को है, तो आपको लगता है कि विभागों की जो सुस्त कार्यप्रणाली थी जवाब देने के मामले में आरटीआई के, उसमें कुछ तेजी आई है? विभागों की कार्यप्रणाली में बहुत कुछ विभाग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और इसमें हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। आरटीआई की ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लगातार वो लगाते हैं और जो बड़े विभाग हैं जिनके ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं उनकी हम लोग 2-3 बार ट्रेनिंग करा चुके हैं और विभाग को ये करना चाहिए कि अपना अभिलेखीकरण सही रखें, अपने डॉक्यूमेंट सब सही रखें, जिससे जो भी सूचना मांगी जाती है वो तुरंत उनको दे दें। तब विभाग के लिए भी काम आसान हो जाता है और जो नागरिक है उसको भी आसानी से सूचना मिल जाती है। आपकी तरफ से भी कोई स्पेशल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि रोका ना जाए, समय ना दिया लगाया जाए, जितना समय उसमें पूरा किया जाए? हम लोग निरंतर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। हम लोग सरकार को लिखते हैं, मुख्य सचिव को लिखते हैं, सचिव सामान्य प्रशासन को लिखते हैं, फिर वो सारे विभागों को भेजते हैं और विभाग में अलग अलग लेवल्स हैं, उन सब की हम लोग यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराते हैं और फिजिकली भी उनको यहाँ ट्रेनिंग में बुलाते हैं और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। अच्छा मैम, अगर आंकड़े देखते हैं तो मैदानी और दूरस्थ क्षेत्रों के आंकड़ों में बड़ा फर्क आता है, तो क्या दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में आरटीआई देने के लिए, पहुंचाने के लिए कुछ खास किया जा रहा है? इसमें सबसे बड़ा काम ये किया है आयोग ने कि अब हाइब्रिड मोड में हम लोग सुनवाई करते हैं। तो जो नागरिक अगर कोई पिथौरागढ़ के दूरस्थ ब्लॉक में बैठा है या चमोली या उत्तरकाशी में है तो उसको फिजिकली आयोग में नहीं आना पड़ता, वो अपनी एप्लीकेशन भेजता है और उसमें वो हाइब्रिड मोड ऑप्ट करता है तो वो ऑनलाइन उनकी सुनवाई हो जाती है। ऑनलाइन इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं, फोन से भी सुनवाई हो सकती है। तो अगर किसी भी नागरिक, सभी के पास लगभग फोन होता है अब, तो वो अपने फोन से भी हम लोगों से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं और हम लोग उनकी बात फोन से ही सुन सकते हैं। तो फिजिकली बहुत दूर से आने की समस्या अब नहीं है, नागरिक वहीं से जुड़ सकते हैं। मतलब अब जो डिजिटल हो गया ये उसी में गिना माना जाएगा? डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया पूरा। उसके बावजूद भी लोग चक्कर काटते रहते हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? जानकारी हाँ, कुछ लोग हो सकता है इंटरनेट ना हो उनके पास सुविधा, उनके पास जानकारी ना हो, लेकिन अगर वो आयोग में फोन करते हैं, पूछते हैं तो उनको पूरी जानकारी दी जाती है और आयोग की वेबसाइट पे ये सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। मैम आरटीआई की को लेकर ब्लैकमेलिंग की अक्सर शिकायतें आती हैं, कहा जाता है कि लोग सूचना लेने के लिए कम और ब्लैकमेलिंग के इरादे से ज्यादा जो है इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्या मानते हैं? देखिए हर तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, कुछ ऐसी आती हैं कि जैसे कोई टीचर है वो रिटायर हो गया 5 साल पहले, अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली और वो पेंशन लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे भी लोग आते हैं जिनको वास्तव में बहुत जरूरत है और उनको उससे राहत मिल जाती है। एक बार जब यहाँ से आदेश हो जाता है तो विभाग भी उनको सूचना दे देता है अगर उनकी पेंशन नहीं लगी है या जीपीएफ नहीं मिला है या जो भी उनकी परेशानी है वो उसमें एक तरह से जो भी प्रशासनिक कमी होती है किसी सरकारी कार्मिक के लिए, उनको आरटीआई से मदद मिल जाती है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसमें व्यक्तिगत मामले भी बहुत सारे आते हैं, जैसे तलाक के आजकल केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, जो पति पत्नी के बीच तलाक होता है, तो कई बार ये होता है कि पति ने पत्नी के बारे में कुछ सूचना मांग ली आरटीआई में या पत्नी ने पति की सूचना मांग ली। तो आरटीआई में एक क्लॉज ये भी है कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत सूचना है जो आप नहीं चाहते कि दी जाए तो इसमें आप उसको रोक भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, जो उसको कहते हैं तृतीय पक्ष की सूचना, थर्ड पार्टी। तो अगर जैसे कोई टीचर है और उस टीचर का डिवोर्स का केस चल रहा है तो वो शिक्षा विभाग से अगर उसका पति मांगता है कि मेरी पत्नी को कितनी तनख्वाह मिलती है, तो ये जरूरी नहीं है कि विभाग उनको दे दे, क्योंकि अगर वो महिला ऑब्जेक्ट करती है कि नहीं मेरी सूचना मत दीजिए, पहले उनसे पूछा जाता है कि आपकी सूचना मांगी गई, आपकी सूचना दे दें। अगर वो मना करती है तो वो विभाग देने के लिए बाउंड नहीं होता। अच्छा, तो इस तरह के मामले भी काफी बढ़ गए होंगे ना आजकल ये पति पत्नी वाले? बहुत सारे मामले आ रहे हैं और उसमें फिर हम लोग हर एक मामले को देखते हैं, उसके मेरिट्स को देख के उसके बाद आयोग का निर्णय आता है। लेकिन दोनों पक्षों को अच्छे से सुनवाई होती है, यहाँ पे डेली सुनवाई होती है जिसमें अपीलार्थी आते हैं और विभाग के अधिकारी आते हैं, उनकी बात हम लोग सुनते हैं। जो ऑनलाइन आना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन भी सुनवाई होती है
और उसके बाद ही हम लोग निर्णय करते हैं। ब्लैकमेलिंग की बात जहां तक आपने करी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक ब्लैकमेल का जरिया बनाते हैं और वो विभाग में बार बार एप्लीकेशंस लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही एप्लीकेशन बार बार लगाते हैं, जबकि उनको सूचना मिल जाती है, फिर भी वो विभाग को बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं। तो इसमें विभागों को हम लोग ट्रेनिंग में ये भी बताते हैं कि इनके साथ कैसे डील करना है, और अगर आप सूचना तत्काल जल्दी से दे देंगे तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा ब्लैकमेल करने का। क्योंकि मैम हम लोग भी अक्सर डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो कई लोगों को तो यही कहा जाता है, देखो ब्लैकमेलर आ गया। वो उसी इरादे से बार बार सूचनाएं लगाते हैं और बार बार उन सूचनाओं को संचारित करके कहीं ना कहीं उसे ब्लैकमेलिंग ही करना चाहते हैं। वाकई में एक कहते हैं कि ये एक धंधा टाइप का बन गया है कई लोगों के लिए। उसको रोकने के लिए हम लोग विभागों को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं कि अगर कोई इस तरह से आपको धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो आप शिकायत करिए, तत्काल अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताइए और पुलिस में भी एप्लीकेशन भेज दीजिए क्योंकि ब्लैकमेलिंग तो एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम लोग विभागों को बताते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मैम मैं ये भी देखती हूँ कि विभाग ऐसे लोगों से ना दबते हैं या बचते हैं या डरते हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा विभागों में चल रही होती है जो आरटीआई लगाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। हमें इतना नहीं पूछा जाता है जितना उन लोगों को पूछा जाता है। इसके लिए विभाग को अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और अगर विभाग के पास कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए तो फिर वो ब्लैकमेलिंग के उसमें नहीं आएंगे। विभाग अपनी सूचना अगर अपना डॉक्यूमेंटेशन सही रखेंगे, अभिलेख ठीक से उनके रेडी रहेंगे, तो जो भी सूचना नागरिक मांग रहा है वो दे देंगे, तब फिर ब्लैकमेलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें विभागों की भी गड़बड़ियां हो या उनके काम गड़बड़ हो, कुछ तो ऐसा होगा कि वो घबराते हैं। हाँ, तो इसमें मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी विभागों से कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आरटीआई तो आपको सशक्त करेगा। आरटीआई को सही प्रकार से अगर इस्तेमाल करें तो नागरिक भी सशक्त होंगे और विभागीय अधिकारी भी सशक्त होंगे। वो सही सही सूचना देंगे तो कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जिसे वाकई में कई लोगों के गलत कारनामे भी खुले हैं। मैंने भी कई खबरें लिखी है, अमर उजाला में फ्रंट पेज में भी छपी। कईयों की आरटीआई ट्रांसफर होने से पहले ही हाथ लगी कि इन्होंने कितने कितने गलत काम किए, कितनी चीजें की है। तो मुझे लगता है अगर इसे सही दिशा में हम लोग लेके जाए तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वो है ये मार्ग। अच्छा मैम, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला विशेष कुछ कार्य किए जा रहे हैं? महिला विशेष अभी तक तो यहाँ पे ऐसे कोई कार्य नहीं हुए, लेकिन जैसा आपने सुझाव दिया, हम लोग कोशिश करेंगे कि महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण और उस तरह की ट्रेनिंग कराएं, जिससे वो इसमें आरटीआई के बारे में भी सशक्त हो जाए। और या फिर महिलाओं को कोई ऐसी प्राथमिकता कि उन्होंने आरटीआई लगाई है तो जी सूचना जो है इन्हें जल्दी मिल जाएगी? उसमें देखिए हम लोगों को तो कानून ही फॉलो करना है। कानून में महिला पुरुष बराबर हैं, तो सबको बराबरी से ही अधिकार देना होगा। जी जी जी। अच्छा मैम, आने वाले समय में अब कुछ और आप भविष्य की योजनाएं जिससे लोगों का आरटीआई के प्रति भरोसा जो है और ज्यादा सशक्त हो, मजबूत हो? इसमें एक्चुअली हम लोगों की जैसे जैसे सुनवाई होती है, हम लोग डेली देखते हैं कि कुछ नई चीजें आ रही हैं। कुछ आरटीआई जो लगाते हैं एप्लीकेंट्स, वो क्या करते हैं कि वो आजकल जैसे फोन पे सुनवाई होती है तो वो फोन पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको फिर अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। वो ये एक जुर्म है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपना फोन लेके कोर्ट में आ जाते हैं और वहां पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज से हम लोगों ने नया सिस्टम शुरू किया है कि कोई भी अपना मोबाइल फोन लेके सुनवाई में नहीं आएगा, फोन बाहर जमा हो जाएगा और फिर उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका भी, फोन का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसमें सुधार आए और अच्छे से सुनवाई हो और नागरिक को जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाए। तो मैम, उत्तराखंड की नौनी में आप आए और महिलाओं बुआरियों के लिए और नौनियों के लिए कोई संदेश ना दे तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज एक हमारे उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए भी एक संदेश दे दीजिए। उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग जुड़े। हम लोग एक सेफ मदरहुड कैंपेन चलाएं। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में ही ये समस्या है कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं वो सही समय पे अपना चेकअप नहीं कराती हैं और कई बार कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी
मतलब जी 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 सेफ डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि सभी बुआरी नौनी सब लोग जुड़े, हम लोग सब जुड़े, सब भाई लोग भी जुड़े हमारे इसके साथ, क्योंकि अगर आपके घर में कोई माता गर्भवती है तो उसका विशेष ध्यान पूरे समाज को रखना है, क्योंकि सरकार तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन अगर वो गर्भवती माता हॉस्पिटल पहुंचेगी ही नहीं या अपना कोई चेकअप ही नहीं कराएगी तो पता नहीं चलेगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि नहीं उसकी। तो इसमें मेरा आपसे भी अनुरोध है, क्योंकि आप नौनी बुआरियों के लिए विशेष प्रयास करती हैं, कि हम लोग मिलके, पूरा समाज मिलके माताओं को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान चलाएं और ये घर घर तक ये बात पहुंचे कि अगर आपकी बुआरी गर्भवती है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसके खान पान का, उसके मेडिकल चेकअप का। कई केसेस मैंने ऐसे देखे जहाँ पे बुआरियां जो है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में, वो सुबह निकल जाती हैं घास लकड़ी लेने और सारे दिन कुछ खाती नहीं है और वो गर्भवती होती हैं। तो जो गर्भ में उनका शिशु पल रहा है वो कहाँ से न्यूट्रिशन उसको मिलेगा? तो उनका सही खान पान हो, उनका एक भी चेकअप नहीं होता, और जिस समय डिलीवरी का टाइम आता है उस समय पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया या कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका कोई चेकअप ही नहीं हुआ। तो हम लोगों की जितनी महिला डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहती हैं कि हर 3 महीने में एक चेकअप जरूर होना चाहिए गर्भ के दौरान, जिससे सेफ डिलीवरी हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि इस पे हम लोग एक अभियान चलाएं और हम लोग ये प्रयास करें कि उत्तराखंड में कोई भी गर्भवती माता अकाल मृत्यु के ग्रास में ना आए और सेफ डिलीवरी हो और स्वस्थ शिशु हो और माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके लिए हम लोग मिलके एक अभियान चलाएं। ये मेरी मैसेज है सबके लिए। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज। बहुत ज्यादा मैडम के परिचय में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैडम को जल्दी भी देर भी हो रही है और परिचय हम पहले पॉडकास्ट में दे चुके थे। लेकिन मैम जब आप टिहरी की डीएम थी उस समय के आपके कई कार्यों की तारीफ है, मुझे लगता है उस समय भी आपने ये सब काम किए होंगे महिलाओं के लिए। हाँ, जहाँ पे भी हमें कोई महिलाओं की समस्या आती थी तो हम उसको चाहते थे कि उसको प्राथमिकता पे निपटाया जाए, क्योंकि महिलाओं की आवाज नहीं होती। क्योंकि हम लोगों के जितने भी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो अधिकांश पुरुष है। तो जो नीतियां भी बनती हैं, पॉलिसीज भी बनती हैं, वो पुरुषों के विचारधारा के अनुरूप बनती हैं। तो महिलाओं के दृष्टिकोण से कोई समस्या को देखना, ये तभी हो पाएगा जब महिलाएं ऐसे पदों पे आएंगी या नीति बनाएंगी। तो मेरे सामने महिलाओं की जो भी समस्या आती थी, मैं प्रयास करती थी कि उसको तत्काल उसका समाधान हो, और इसमें सभी बहनों ने मेरा बहुत सहयोग किया। टिहरी की बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा सहयोग किया। टिहरी की बहनें भी आपको बहुत धन्यवाद देती हैं आज तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका चैनल इसी तरह से प्रगति करता रहे, क्योंकि आप बुआरियों की और बेटियों की बात करती हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मैम धन्यवाद के साथ तो हम खत्म इसको करेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर अब तक जो भी बातचीत हुई मैम और सर से साथ में हुई, और दोनों ने भाई वो मध्य प्रदेश से भले जन्मी हूँ। मध्य प्रदेश का जन्म है ना आपका मैम? कहाँ का? मध्य प्रदेश के हमारे पिताजी हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन पूरी बढ़िया गढ़वाली बोलना, समझना, गढ़वाली गाने गाना, पारंपरिक वेशभूषा में रहना, हर त्योहार मनाना, तो सर और मैम को अक्सर गुनगुनाते देखा है। कई वीडियोस इनकी बहुत चली हैं, गई है, सब लोगों ने पसंद किया है। आज अकेले ही सही, लेकिन मैडम गढ़वाली की 2 लाइनें तो हम सुनेंगे गाने की। तो एक ये माजी वाला गाना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने माताओं की बात की। आँखों का आंसू सबियों से लुके ग्यों, ए जाहे माजी खुदे ग्यों कभी तनु माजी मी फूल तेरी आँखों को, आज जनी होश संभाली अक्यों यकुली खिले, कभी तिन खानू निखाई मेरा बाना में, आज तन आज जन गले माँ बाडूली खिले,
क्या बात है, यहीं पे सर संभाल लेते हैं ये लाइन, जहाँ पे ये जोड़ी जो है ना, टचवुड बहुत प्यारी जोड़ी, और यहाँ पे जो हम नहीं कर पाए वो सर संभाल लेते हैं तुरंत से। लेकिन बहुत ही बढ़िया बातचीत और बहुत ही बढ़िया, और मैम साथ साथ आप अपनी संस्कृति को भी बढ़ा रही है, डिपार्टमेंट के लिए तो काम कर ही रही है। एक लास्ट जो मैं भूल गई थी, आपको ये भी लगता है ना, लगता है कि इस समय जो सरकार है कहीं ना कहीं महिलाओं को उन्होंने काफी अच्छे पदों पे भेज के सशक्त जिम्मेदारियां दे रही है? बहुत बहुत अच्छा, इस समय बहुत अच्छा है। सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, सब जगह महिलाओं को अच्छे पदों पे अच्छी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब महिलाओं को भी आगे आके अपना अधिकार लेना है, बस यही कहना है। धन्यवाद। तो सूचना का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक सशक्त मजबूत लोकतंत्र है। इससे अपनी आवाज बुलंद की जा सकती है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो आपको कोई भी जानकारी मिल सकती है और आप किसी का भी भला कर सकते हैं। मुझे लगता है सही दिशा में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी इससे जानकारियां जल्दी मिले, समय पे मिले, इसके लिए हमारी राधा रतूड़ी मैडम खास प्रयास कर रही है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि मैडम संस्कृति के लिए भी बहुत काम करती है, लगे रहता है कुछ ना कुछ करने पे, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारा प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ता है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो मैम, आपने हमें संक्षिप्त समय में इतना अच्छा शब्दावली के साथ इंटरव्यू दिया, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नॉनी। आपका इसी तरह से प्रगति होती रहे, आपके चैनल की, आपकी मैगजीन की, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू। धन्यवाद मैम।